हे गाइस, नवाज फ्रॉम theNotedown.com और ये है हिज डार्क मटेरियल सीजन 2 का रिकैप। इसी एग्जैक्ट सेम वीडियो का एपिसोड पे एपिसोड वर्जन भी अवेलेबल है, तो अगर आप उस फॉर्मेट को पसंद करते हो तो उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मल्टीवर्स के दरवाजे को पार करके लायरा वर्ल्ड ऑफ चितिगात से पहुंचती है। ये वही शहर है जो लायरा ने लॉर्ड एजरियल के फोटो में देखा था, द सिटी इन द स्काई। थोड़ा घूम फिर के जांच करने पर लायरा समझ जाती है कि ये शहर बिल्कुल सूना पड़ा है। देख के लग रहा है कि यहाँ के निवासी किसी कारण इधर से जल्दी जल्दी में भाग गए। कहीं इसके पीछे भी लॉर्ड एजरियल का हाथ तो नहीं। उधर लायरा की दुनिया में मैजिस्टेरियम के कार्डिनल मल्टीवर्स के दरवाजे को बंद करने की मांग करते हैं, बट फादर मैकफेल का मानना है कि ऐसा करना चर्च की इमेज के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर ये डिसाइड होता है कि मिसेस कोल्टर अपने इंटरोगेशन स्किल्स की मदद से मैजिस्टेरियम के कब्जे में पड़ी एक विच से मल्टीवर्स की सारी सच्चाई उगलवा लेगी, क्योंकि विचेस को पहले से ही मल्टीवर्स के बारे में जानकारी थी। फाइनली विल और लायरा एक साथ आते हैं। विल लायरा के बोलने वाले डीमन को देखकर हैरान है, तो लायरा विल को बिना किसी डीमन के देख के हैरान है। लायरा को लगता है कि शायद विल भी किसी घोस्ट की तरह सोललेस बंदा है, बट फिर विल इसे भरोसा दिलाता है कि ही इज अ गुड बॉय। वो भी लायरा की तरह ही किसी दूसरी दुनिया से आया है, ऐसी दुनिया जहाँ पर इंसानों के पास उनके अपने बोलने वाले डीमंस नहीं होते। फिर ये दोनों साथ मिलकर शहर की तलाशी लेने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ मिसेस कोल्टर एक विच की बॉडी से क्लाउड पाइन ट्री के टुकड़े निकालकर उसे टॉर्चर करती है, मल्टीवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाने। विचेस इन्हीं मैजिकल ब्रांचेस की मदद से हवा में उड़ते हैं। दूसरी तरफ लायरा और विल की मुलाकात वहां के दो लोकल बच्चों से होती है, एंजेलिका और पाउला। ये बच्चे इन्हें बताते हैं कि यहाँ के सारे एडल्ट्स स्पेक्टर्स के डर से भाग गए या फिर उनका शिकार हो गए। स्पेक्टर्स बच्चों पर हमला नहीं करते, वो बस एडल्ट ह्यूमंस की आत्माएं खाते हैं। ये लड़कियां विल और लायरा को थोड़ा बहुत खाना देकर वहां से अपने रास्ते चले जाते हैं। देख के लग रहा है कि लायरा और एंजेलिका की आपस में बिल्कुल नहीं जमने वाली। लियाना मॉर्मंट वर्सेस वुल्वरीन जूनियर, काफी मजा आने वाला है। ली स्कोसबी सेरेफिना और उसके क्लैन के विचेस को अपनी आगे की प्लानिंग बताता है। इसका मानना है कि ग्रूमन के पास एक ऐसा स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से वो लायरा की हिफाजत कर सकता है। अगर स्कोसबी को स्पेशल ऑब्जेक्ट या हथियार चाहिए तो उसे पहले ग्रूमन को ढूंढना पड़ेगा। तभी वहां पर दूसरे क्लैन की रानी क्वीन स्कादी आकर सेरेफिना से मदद मांगती है कि मैजिस्टेरियन ने इनके एक विच को किडनैप कर लिया और उसे छुड़ाने में इसे इनकी क्लैन की मदद चाहिए। बट सेरेफिना की करंट प्रायोरिटी लायरा मतलब उनकी प्रोफेसी है। स्काडी को अकेले ही मैजिस्टेरियम से लड़ना होगा। मिसेस कोल्टर के सामने वो विच हार मान लेती है और उसे धीरे धीरे इनकी प्रोफेसी के बारे में बताने लगती है। इस सब का कनेक्शन ऑब्वियसली लायरा से है और इनकी प्रोफेसी में लायरा का कोई अलग नाम है। हु इज लायरा एग्जैक्टली? फिर अपने प्रोफेसी की रक्षा करने वो विच मौत की देवी यम्बयाका से प्रे करके अपनी जान की कुर्बानी देती है। तब स्काडी यहाँ पहुंचकर विच की इस विश को पूरा करती है और वापस जाने से पहले मैजिस्टेरियम के कुछ मेंबर समेत कार्डिनल को बुरी तरह से घायल करती है। उधर लायरा और विल की दोस्ती बढ़ने लगी है, वो अब एक दूसरे के ऑमलेट बडीज बन गए। बट फिर भी लायरा को विल पर 100% भरोसा नहीं। I mean, उसकी लाइफ में आने वाले आधे लोगों ने इसको धोखा दिया है। विल क्या, लायरा को तो अब अपने एलिथ्योमीटर पर भी भरोसा नहीं। इससे लगता है कि एलिथ्योमीटर इन्हें आधा अधूरा सच बताता है। अगर समय रहते एलिथ्योमीटर ने इन्हें वॉर्न किया होता तो शायद रॉजर नहीं मरता। फिर विल और लायरा को वहां स्पेक्टर का शिकार अडल्ट मिलता है। इसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे गॉबलर्स के पकड़े उन बच्चों की थी जिनके डीमंस उनसे अलग किए गए थे, सोललेस जिंदा लाश की तरह। तभी इन्हें एक बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है। इस बिल्ली को एंजेलिका और शहर के दूसरे बच्चे परेशान कर रहे थे, बट पैन अपना रूप बदलकर बच्चों को वहां से भगा देता है। आई थिंक ये वही बिल्ली है जिसका पीछा करते हुए विल ने मल्टीवर्स का पोर्टल ढूंढा था। लगता है इस बिल्ली पर भी नजर रखनी पड़ेगी। स्काडी के हमले में कार्डिनल बुरी तरह घायल हो गए थे, बट वो अब भी जिंदा है। यहाँ मिसेस कोल्टर फादर मैकफेल को एक ऑफर देती है। कोल्टर कार्डिनल को मार देगी। सबको लगेगा कि ये अपने इंजुरीज की वजह से मर गया। इसके मरने के बाद मैजिस्टेरियम फादर मैकफेल को नया कार्डिनल बना देंगे। फिर ये दोनों जितनी चाहे उतनी मनमानी कर सकते हैं। दूसरी तरफ विल और लायरा को पता चलता है कि थोड़े लैंग्वेज डिफरेंसेस और टेक्नोलॉजी को छोड़कर इनकी दुनियाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। जैसे ही विल इसे बताता है कि इसकी दुनिया वाले ऑक्सफोर्ड में भी एक जॉर्डन जैसी यूनिवर्सिटी है, लायरा विल की दुनिया में जाने की जिद करती है। लायरा को लगता है कि शायद विल की दुनिया के स्कॉलर्स इसे डस्ट के बारे में कुछ बता सकें। विल इससे वादा करता है कि सुबह होते ही वो लायरा को अपनी दुनिया वाले ऑक्सफोर्ड लेकर जाएगा। तभी हम बाहर स्पेक्टर की पहली झलक देखते हैं, जो आजादी से अपने नेक्स्ट शिकार की तलाश में घूम रहा था। इतना होने के बावजूद भी लायरा को विल पर पूरा भरोसा नहीं, इसीलिए वो फाइनली एलिथ्योमीटर की मदद से विल का कैरेक्टर चेक करती है। एलिथ्योमीटर इसे बताता है कि विल ने हाल ही में एक मर्डर किया है, बट विल बैड मर्डरर नहीं बल्कि यूरिक की तरह एक गुड मर्डरर है। विल बाहर बैठा अपने पापा के लेटर्स पढ़ रहा था कि अचानक उसे सटन नाइफ के विजन्स आते हैं। देख के लग रहा है कि वो नाइफ सामने वाले टावर में है।
विल अपना कंट्रोल खोकर उस टावर की ओर खिंचा जा रहा था कि तभी पीछे से इस पर स्पेक्टर हमला करता है और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल एकदम ठीक है। शायद इंस्पेक्टर्स ने इसे बच्चा समझकर छोड़ दिया होगा। पिछली रात क्या हुआ था वो तो शायद अब आगे ही समझेगा। वादे के मुताबिक विल लायरा को अपनी दुनिया वाले ऑक्सफोर्ड लेकर जाता है और इस दुनिया में एंटर करते ही लायरा एक तेज गाड़ी से टकरा जाती है। लायरा की दुनिया में गाड़ियां इतना तेज नहीं चलते, इसे और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बोरियल चुपके से दोनों बच्चे पर नजर रखे हुए हैं। लायरा फौरन समझ जाती है कि ये दुनिया बस दिखने में इसकी दुनिया जैसी है, वो भी बस थोड़ी सी। बट अनफॉर्चुनेटली विल की दुनिया में जॉर्डन कॉलेज जैसी कोई जगह नहीं। दूसरी तरफ लायरा की दुनिया में कार्डिनल स्टूरॉक की मौत के बाद फादर मैकफिल मैजिस्टेरियम का नया एक्टिंग कार्डिनल बनता है। सबको लगता है कि स्टूरॉक की मौत वाकई में क्वीन स्कार्डी की वजह से हुई थी। फ्यूनरल के दौरान मैकफिल सबसे वादा करता है कि इसकी कीमत सारे विचेस को चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ विल लायरा की मरम पट्टी करके उसे स्मार्टफोन पर ज्ञान देता है, बट लायरा के मुताबिक उसका एलिथियोमीटर विल के स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा कूल है। तभी लायरा से बोलती है कि एलिथियोमीटर ने इसे बताया कि विल एक गुड काइंड ऑफ मर्डरर है। लायरा के मुंह से मर्डरर वर्ड सुनते ही विल बहुत गुस्सा होता है। फिर विल लायरा को वहीं छोड़कर अपनी मम्मी का हाल देखने जाता है। प्लान के मुताबिक ये दोनों फिर से शाम 5 बजे बोटानिक गार्डन्स की लोकेशन पर मिलेंगे। ये गार्डन्स इन दोनों के वर्ल्ड्स में सेम जगह पर मौजूद हैं। विल के जाने के बाद लायरा टाइम पास करने पास वाले पिट रिवर्स म्यूजियम जाती है, जहां उसे लॉर्ड बोरियल मिलता है। ये दोनों म्यूजियम में खड़े होकर ट्रिपैनिंग स्कल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रिपैनिंग मतलब अपनी खोपड़ी में होल्स बनाना। बोरियल का मानना है कि इस होल्स बनाने वाले रिचुअल को आज भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। वाह क्या बात है, खोपड़ियों को लेकर बॉन्डिंग बन रहा है इनका। यहाँ लॉर्ड बोरियल लायरा को अपना नाम चार्ल्स बताकर उसे विजिटिंग कार्ड देता है, जस्ट इन केस अगर लायरा को इन खोपड़ियों या अदर एंटीक चीजों के बारे में कुछ और जानकारी लगे। लायरा भी इसे अपना नाम लिजी बताकर उसका बिजनेस कार्ड एक्सेप्ट करती है। फिर लायरा एलिथियोमीटर की मदद से विल के दुनिया वाले स्कॉलर का पता ढूंढती है, ऐसा स्कॉलर या ऐसी स्कॉलर जिसे डस्ट के बारे में सब कुछ बता सके। और लकीली एलिथियोमीटर उसे पास वाला ही लोकेशन दिखाता है। विल चुपके से अपनी मम्मी का हाल चेक करके वहां से इनके लॉयर्स को मिलने जाता है, जिसके बारे में विल को अपने पापा के लेटर्स पढ़ने पर पता चला था। फिर हम देखते हैं कि सेरेफिना और स्कार्डी के बीच कार्डिनल की मौत को लेकर बहस चली है। स्कार्डी का मानना है कि उसने जो किया वो ठीक किया, कार्डिनल ऐसी ही मौत डिजर्व करता था। बट सेरेफिना बाकी विचेस की खातिर मैजिस्टेरियम के साथ समझौता करने वहां पर अपने कौंसल यानी मार्टिन को भेजती है। लायरा एलिथियोमीटर की बताई निशानियों को फॉलो करके फाइनली उस स्कॉलर को ढूंढ लेती है, डॉक्टर मैरी मलोन, जो कि एक डार्क मैटर रिसर्चर है। दूसरी तरफ मार्टिन मैजिस्टेरियम को समझाने की कोशिश करता है कि स्कार्डी ने जो कुछ भी किया वो उसका पर्सनल डिसीजन था। एक विच की गलती की सजा सारे विचेस को नहीं मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर इसके सारे स्टेटमेंट जबरदस्त बैकफायर करते हैं और मैजिस्टेरियम मार्टिन को जेल भिजवाकर विचेस के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करते हैं। यही लॉर्ड बोरियल कोल्टर से लायरा का हाल पूछता है, बट ये उसे बताता नहीं कि इसने लायरा को विल की दुनिया में देखा था। ये भाई साहब की अपनी अलग ही प्लानिंग चली है। जॉन पैरी ने गायब होने से पहले अपने फैमिली के लिए एक ट्रस्ट सेटअप किया था, जो इलेन के अकाउंट में हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करता था। विल अपने लॉयर से मिलने गया था ताकि वो उसमें से बचा हुआ सारा पैसा निकाल ले। इन शॉर्ट ये इधर से भागने के प्लान में है। बट इनके लॉयर के हिसाब से अगर ट्रस्ट ब्रेक करना है तो विल को उसकी मम्मी या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स की परमिशन लगेगी। विल को जरा भी आइडिया नहीं था कि यहीं ऑक्सफोर्ड में उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। साला दोनों बच्चों के फैमिलीज झोलर हैं। लायरा एलिथियोमीटर की मदद से मैरी को यकीन दिलाती है कि डस्ट इज रियल। विल की दुनिया में डस्ट शैडो पार्टिकल्स को कहते हैं। मैरी लायरा को लेकर शैडो पार्टिकल्स के बारे में और जानकारी देने उसे उनकी स्पेशल लैब यानी केव में लेकर जाती है। यहीं मैरी और उसके पार्टनर्स डार्क मैटर पर रिसर्च कर रहे थे। लायरा केव में लगी मशीन की मदद से डस्ट के साथ कम्युनिकेट करती है। यहाँ डस्ट लायरा से एलिथियोमीटर वाले सिंबल्स की मदद से बात करते हैं। ये शैडो पार्टिकल्स यानी डस्ट लायरा को बताते हैं कि मैरी भी जल्द ही किसी इंपॉर्टेंट चीज का हिस्सा बनने वाली है। बट इसके लिए मैरी को खुद डस्ट से कनेक्ट होना पड़ेगा, किसी ईचिंग नामी चाइनीज बॉक्स की मदद से। तभी लायरा को याद आता है कि 5 बजे उसे बोटानिक गार्डन्स में जाकर विल से मिलना है। लायरा मैरी से वादा करती है कि वो कल फिर से वापस आकर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करेगी। विल ग्रैंड पेरेंट्स को अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि उन्हें अर्जेंटली सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। बट इसके ग्रैंडफादर को लगता है कि विल ये सब उसकी मम्मी के कहने पर कर रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स की इलेन से बिल्कुल नहीं बनती, शायद इसीलिए उनसे अलग है। तभी विल का ग्रैंडफादर चुपके से वॉल्टर्स को कॉल करके विल की लोकेशन बताता है। विल भांप लेता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स पुलिस के साथ मिले हुए हैं और फिर उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मिसेस कोल्टर मैकफेल को बताती है कि अगर उसे वाकई में कार्डिनल बनना है तो इन विचेस के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेना होगा ताकि उसे फुल इंटरनल सपोर्ट मिले। बोटानिक गार्डन्स में लायरा विल को समझाती है कि उसे विल की नहीं बल्कि अब विल को लायरा की मदद की जरूरत पड़ेगी। एलिथियोमीटर के हिसाब से विल के फादर जिंदा हैं
और एलिथोमीटर कभी झूठ नहीं बोलता। लायरा एलिथोमीटर की मदद से विल को उस मर्डर वाले दिन की पूरी कहानी डिटेल में सुनाती है। ये सब सुनने के बाद विल को फाइनली एलिथोमीटर पर भरोसा हो गया, बट स्टिल वो लायरा को यकीन दिलाता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, जानबूझ के किया हुआ मर्डर नहीं। अगर विल को अपने पापा को ढूंढना है तो इसे अपने मम्मी को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैरी उसके कलीग को लायरा और डस्ट वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है, बट ऑलिवर को लायरा से ज्यादा फंडिंग की चिंता है, क्योंकि अगर इन्हें रिसर्च कंटिन्यू करनी है तो पहले फंडिंग लगेगी। फिर मिसेस कोल्टर को पता चलता है कि उस रात लायरा भी इनके साथ उस पहाड़ी पर थी, मतलब लायरा एजरियल का पीछा करते हुए किसी दूसरी दुनिया में चली गई। मैकफेल कुछ डॉक्यूमेंट साइन करके विचेस के खिलाफ अपना अटैक लॉन्च करता है, जिसके बदले मैजेस्टेरियम के मेंबर्स मैकफेल को ऑफिशियली इनका नया कार्डिनल चुनते हैं। मैजेस्टेरियम के शिप्स एक के बाद एक बम गिराकर विचेस के इलाके पर हवाई हमला करते हैं। अरे दीदी अब क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो बड़े फैंटम बन रहे थे। मैकफेल मिसेस कोल्टर को अपने रूम में बुलाकर उसे कार्डिनल बनने की खुशखबरी देता है, बट मिसेस कोल्टर से समझाती है कि भाई ये कार्डिनल वाली पोजीशन ब्लेसिंग नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कर्ज की तरह है। मिसेस कोल्टर की वजह से ही मैकफेल इस पोजीशन पर पहुंच गया। बदले में इसे कोल्टर की मनमानी और सारे नखरे उठाने पड़ेंगे, सीधा सीधा ब्लैकमेल। इतना बोल के मरीसा कोल्टर वहां से लायरा को ढूंढने निकल पड़ती है और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। विल के उठने से पहले लायरा उसके लिए एक नोट छोड़कर डॉक्टर मैरी मलोन से मिलने जाती है। पैन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि एलिथोमीटर के हिसाब से उन्हें विल के पापा को ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए, बट लायरा के हिसाब से डस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना इज मोर इम्पोर्टेंट, वरना रॉजर्स की कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ग्रूमन जिंदा है, जो अपने रिंग की मदद से ली स्कोसबी को अपनी ओर बुलाता है, मतलब उसके टाउन की डायरेक्शन में। विल को फिर से सटल नाइफ और टावर ऑफ एंजल के विजन्स आते हैं, इस बार सपने में। विल समझ जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द एलिथोमीटर की मदद से उसके पापा को ढूंढना होगा, बट अनफॉर्चुनेटली एलिथोमीटर और लायरा दोनों मिसिंग है। विल लायरा को ढूंढते हुए बाहर निकलता है। ऑब्वियसली उसने लायरा के नोट को मिस कर दिया। I mean, विल के आसपास रख देती यार, टेबल पर कौन देखने वाला है। लायरा के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डॉक्टर मैरी ईचिंग की मदद से डस्ट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, बट उसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। तभी वहां पर इंस्पेक्टर वॉल्टर्स आकर इससे लायरा के बारे में पूछताछ करता है। एन मोमेंट पर लायरा भी इधर पहुंच गई, बट इससे पहले कि मैरी लायरा को यहाँ से भगा सके, वॉल्टर्स उन दोनों को पकड़कर अंदर ऑफिस लेकर जाता है। यहाँ पूछताछ के दौरान एक्सीडेंटली लायरा के मुंह से विल का नाम निकलता है। तभी मैरी वॉल्टर्स का ध्यान भटकाकर लायरा को वहां से भगा देती है। वॉल्टर से पीछे छुड़ाकर भागते वक्त लायरा की मुलाकात लॉर्ड बोरियल मतलब चार्ल्स से होती है। ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने की खातिर लायरा इससे लिफ्ट ले लेती है। गाड़ी से उतरने पर लायरा के ध्यान में आता है कि शिट, एलिथोमीटर तो वो चार्ल्स की गाड़ी में ही भूल गई। इन शॉर्ट चार्ल्स ने एलिथोमीटर चुरा लिया, यही तो चाहिए था उसे। ग्रूमन के बारे में पूछताछ करते वक्त ली स्कोसबी को पता चलता है कि ग्रूमन अब भी जिंदा है। अगर इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पास वाली ऑब्जर्वेटरी में जाकर पूछताछ करना। दूसरी तरफ लायरा को ढूंढते वक्त विल की मुलाकात एंजेलिका से होती है, जो खिड़की में खड़े होकर टावर ऑफ एंजल्स में मौजूद किसी परछाई को देख रही थी। यहाँ एंजेलिका विल को टावर ऑफ एंजल और उसमें रिसर्च करने वाले गिल्ड के बारे में बताती है। अपेरेंटली इंस्पेक्टर्स के आने के बाद गिल्ड के बचे हुए सारे मेंबर्स शहर छोड़कर भाग गए। एंजेलिका के पेरेंट्स भी उसकी आंखों के सामने स्पेक्टर का शिकार बने थे, इसीलिए वो विल को फिर से आने वाले खतरे की चेतावनी देती है, क्योंकि इसके एडल्टहुड में जाते ही स्पेक्टर उसे भी अपना शिकार बना लेंगे। मैरी क्यों मिलेगी मशीन की मदद से लायरा का हाल जानने की कोशिश करती है, बट अगेन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बट बाहर आती उसे एक आदमी बताता है कि लायरा उस पुलिस ऑफिसर से बच के भाग गई, तो टेक्निकली उसे उसका जवाब मिल गया। नई लीड को फॉलो करते हुए ली स्कोसबी ऑब्जर्वेटरी में जाकर ग्रूमन के बारे में पूछताछ करता है, बट ग्रूमन का नाम सुनते ही वहां काम करने वाले डॉक्टर हेली स्कोसबी पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर इनके बीच चली इस शूट आउट में डॉक्टर हेली स्कोसबी के हाथों मारे जाते हैं, जिसके बाद मैजिस्टेरियम के गार्ड्स स्कोसबी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वापस लौटने पर फाइनली विल को लायरा का लिखा वो नोट मिलता है। विल को उस समय पोर्टल यानी उस विंडो के थ्रू लायरा को लेने निकलता है, बट वहां लायरा को रोता देख उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। लायरा विल को बताती है कि उसने एलिथोमीटर खो दिया, बट तभी पेन उसे चार्ल्स के विजिटिंग कार्ड के बारे में याद दिलाता है। याद है ना, पिछले एपिसोड में चार्ल्स ने इसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। वेल, उस पर चार्ल्स का पूरा एड्रेस प्रिंट है। मैजिस्टेरियम के हमले के बाद सारे विचेस बहुत गुस्सा हैं, बट अब भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लायरा और उससे रिलेटेड प्रोफेसी है। सेरेफिना अपने डीमन काइसा को योरिक बैरेंसन के पास भेजकर उससे लायरा का पता पूछती है। यहाँ योरिक काइसा को बताता है कि लायरा अपने पापा का पीछा करते हुए उस विंडो के थ्रू किसी पैरेलल वर्ल्ड में चली गई। इत्तेफाक से मरीसा कोल्टर भी उसी टाउन में रुकती है जहाँ ली स्कोसबी कैद है। स्कोसबी के बारे में पता चलते ही कोल्टर फौरन उससे पूछताछ करने जेल जाती है। पहले तो ये स्कोसबी को टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने वाली थी, बट जल्दी वो समझ जाती है कि बिल्कुल उसी की तरह ही स्कोसबी के पेरेंट्स भी एकदम जालिम थे। कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, बट एक बात साफ हो गई,
ये दोनों लायरा से अपने अपने स्टाइल में प्यार करते हैं। स्कूज भी चाहे मर क्यों ना जाए, वो लायरा के बारे में इसे कुछ नहीं बताने वाला। वापस होटल पहुंचने पर मिसेस कोल्डर को लॉर्ड बोरियल का भेजा लेटर मिलता है कि वो जानता है कि लायरा इस वक्त कहाँ है। फिर मिसेस कोल्डर जाकर स्कूजबी को जेल से भगाती है, क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि स्कूजबी आखिरी सांस तक लायरा की हिफाजत करेगा। पर उससे पहले स्कूजबी को ग्रूमन चाहिए। इधर एक और बात नोटिस की, मिसेस कोल्डर का डीमन कभी भी बात नहीं करता। बाकी सारे डीमंस में तो स्पीकिंग एबिलिटीज हैं। पुलिस से बचने की खातिर विल और लायरा अंधेरा होने तक वेट करते हैं, मूवीज देखते हुए और पॉपकॉर्न खाते हुए। यहाँ लायरा विल को रॉजर की मौत के बारे में बताती है। उधर मैरी फाइनली ईचिंग बॉक्स और बुक की मदद से डस्ट को डिकोड करना सीखने लगती है। जब एक घर बैठे लकड़ियों से खेल रही थी, तब क्यों में लगी हुई मशीन उसके सवालों का जवाब दे रही थी। अंधेरा होते ही विल और लायरा जाकर चार्ल्स यानी बोरियल से मिलते हैं। वाह भाई, इस दुनिया में भी एकदम टिप टॉप घर है इसका। यहाँ लायरा को यकीन हो जाता है कि वाकई में बोरियल ने उसका एलिथियोमीटर चुरा लिया था। लॉर्ड बोरियल ने बोलता है कि वो उन दोनों के असली नाम और आइडेंटिटीज अच्छे से जानता है। अगर लायरा को एलिथियोमीटर वापस चाहिए और विल को पुलिस से बचना है, तो बदले में इसे टावर ऑफ एंजल में रखा सटल नाइफ लाकर दे दो। लॉर्ड बोरियल को उस नाइफ के बारे में मैजेस्टेरियम के एलिथियोमीटर रीडर ने बताया था। ये दोनों इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक आवाज हमें द सटल नाइफ, टावर ऑफ एंजल्स, वहां रहने वाले गिल्ड, स्पेक्टर्स और सिटी ऑफ चित्तगाज़े में हुए इवेंट्स के बारे में बता दी है। 300 साल पहले फिलोसोफर्स के गिल्ड ने ऐसा नाइफ बनाया जो मल्टीवर्स के बीच रास्ता बना सकता था। इस सटल नाइफ के 2 अलग अलग एजेस हैं। एक एज से फैब्रिक ऑफ स्पेस को काटकर मल्टीवर्स के बीच विंडो बनाई जा सकती है, तो दूसरा एज यूनिवर्स में मौजूद ऑलमोस्ट हर एक ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से काट देता है। इस नाइफ की मदद से इमोर्टल्स यानी अमर जीवों को भी मारा जा सकता है। सही इंसान के हाथ में यह सटल नाइफ ह्यूमैनिटी को बचा सकता है, वहीं गलत हाथ में यह सारे मल्टीवर्स की बैंड बजा सकता है। फिलोसोफर्स के गिल्ड ने खास इस नाइफ को छुपाने सिटी ऑफ चित्तगाज़े में एक स्पेशल टावर बनाया था, द टावर ऑफ एंजल्स। बट धीरे धीरे गिल्ड उस नाइफ को अपने मतलब के लिए यूज करने लग गया। जब भी कोई सटल नाइफ का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स के बीच विंडो बनाता है, स्पेक्टर नामी शैडो मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते हैं। सीजन 1 के एंड में जब लॉर्ड एजरियल ने मल्टीवर्स के बीच वो बड़ी सी विंडो ओपन कर दी थी, उसके बाद ढेर सारे स्पेक्टर्स सिटी ऑफ चित्तगाज़े में घुस गए। शहर के मैक्सिमम एडल्ट इंस्पेक्टर्स का शिकार बन गए और जो किसी तरह से बच गए वो शहर छोड़कर भाग गए। मतलब साला इस कांड के पीछे भी लॉर्ड एजरियल का ही हाथ था। दूसरी तरफ ग्रूमन फिर से उस रिंग की मदद से ली स्कोज़बी को अपनी ओर खींचता है। फाइनली ली ग्रूमन के डीमन की मदद से उस तक पहुंच जाता है। ग्रूमन इसे बताता है कि ली यहाँ आया नहीं बल्कि लाया गया है। ग्रूमन ने ली के मदर की रिंग की मदद से उसे अपनी ओर बुलवाया था। ली फुल ऑन कंफ्यूज है कि इसके माँ की अंगूठी ग्रूमन के पास कहाँ से आई। ग्रूमन ने इसे यहाँ बुलवाया था ताकि वो सटल नाइफ और उसके नए बेरर को ढूंढकर लॉर्ड एजरियल के पास लेकर जाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली जंग में लॉर्ड एजरियल यानी इनकी साइड जीत सके। बट ली स्कोज़बी से बोलता है कि उसे एजरियल की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो यहाँ सिर्फ लायरा की सुरक्षा करने आया था। जो इंसान अपने काम के लिए लायरा जैसी बेटी को पीछे छोड़ दे, उसे उस इंसान की मदद नहीं करनी। ये बात सुनकर ग्रूमन बड़ा भावुक होता है, क्योंकि वो खुद भी एजरियल की तरह ही अपने बेटे विल को छोड़कर आया था। फिर इन दोनों के बीच एक डील होती है। अगर सटल नाइफ और उसके बेरर के मिलने के बाद ये लायरा को अपने प्रोटेक्शन में ले लेगा, तो ली इसके मिशन में एजरियल की मदद करने के लिए तैयार है। ग्रूमन इस ऑफर को फौरन एक्सेप्ट कर लेता है, बट साथ ही साथ उसे वार्निंग भी देता है कि चांसेस है कि ये सटल नाइफ को ढूंढने वाला सफर और सटल नाइफ का नया बेरर लायरा को और ज्यादा खतरों में डाल दे। उधर लायरा और विल किसी तरह टावर ऑफ एंजल में घुसकर द सटल नाइफ के पुराने बेरर को ढूंढ लेते हैं। यहाँ के एक लोकल लड़के ने इस पुराने बेरर को बांधकर उससे उसका नाइफ छीन लिया था। इससे पहले कि ये लोग पैराडीसे के हाथ पैर खोल दे, वहां पर वो लड़का आकर इन पर हमला कर देता है। फिर विल और टोलियो के बीच सटल नाइफ को लेकर लड़ाई होती है, जिसमें टोलियो विल की 2 उंगलियां काट देता है। विल किसी तरह अपनी बॉक्सिंग स्किल की मदद से टोलियो से नाइफ छीनकर उसे वहां से भगा देता है, बट फिर अपनी कटी हुई उंगलियों को देखकर विल बेहोश हो जाता है। होश आने पर पैराडीसे विल को बताता है कि द सटल नाइफ ने अब विल को अपना नया बेरर चुन लिया है। अपैरेंटली इस नाइफ का ऑफिशियल हकदार बनने से पहले इसके बेरर को अपनी 2 उंगलियां गंवानी पड़ती हैं। फिर पैराडीसे विल को उसे यूज करने की ट्रेनिंग देता है। थोड़ा ट्रायल एंड एरर और पैन से मिले मोरल सपोर्ट के बाद विल सक्सेसफुली सटल नाइफ की मदद से एक विंडो कट करता है। कांग्रेचुलेशंस। बट फिर पैराडीसे से सटल नाइफ को यूज करने के 4 इंपॉर्टेंट रूल्स बताता है। पहला, हमेशा ध्यान रखना कि तुम बनाई हुई विंडो को फिर से क्लोज कर रहे हो, ताकि और कोई इस विंडो की मदद से इधर उधर ट्रैवल ना कर सके। दूसरा, तुम्हारे सिवा किसी और को यह नाइफ यूज करने मत देना। तीसरा, कभी भी सटल नाइफ को बिना वजह अपने मतलब के लिए यूज मत करना। और चौथा, कि हमेशा इस नाइफ की सच्चाई को दूसरों से छुपाए रखना।
इतना बोलकर पैराडीसी पीसफुली मरने के लिए चला जाता है। लग रहा है सटल नाइफ का बियरर बनना बड़ा ही स्ट्रेस वाला जॉब है। पैराडीसी को प्राइवेसी देकर विल और लायरा सटल नाइफ समेत टावर को छोड़कर चले जाते हैं। लॉर्ड बोरियल मरीसा कोल्टर को बताता है कि वो लायरा की करंट लोकेशन के बारे में जानता है। फिर ये दोनों लॉर्ड बोरियल को मिले सीक्रेट विंडो की मदद से सिटी ऑफ चित्तगाज से आते हैं। उसी वक्त टूलियो स्पेक्टर का शिकार बनता है। फिर विल और लायरा डिसाइड करते हैं कि वो लॉर्ड बोरियल से अलिथियोमीटर चुरा लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो सटल नाइफ जैसा पावरफुल हथियार उसके हवाले नहीं कर सकते। उधर लीस कोसबी और ग्रूमन साथ मिलकर अपने नए एडवेंचर पर निकलते हैं, जहां ग्रूमन अपने एयर बेंडिंग एबिलिटीज की मदद से ली के बलून को बूस्टेड स्पीड देता है। मिसेस कोल्टर को मिलने से पहले लॉर्ड बोरियल ने विल की दुनिया में जाकर मैरी और उसके पार्टनर को डिफेंस फंडिंग ऑफर की थी, ताकि ये दोनों मिलकर अपनी शैडो पार्टिकल यानी डस्ट की रिसर्च को कंटिन्यू कर सके। पर डिफेंस फंडिंग का नाम सुनते ही मैरी लॉर्ड बोरियल को वहां से भगा देती है। लॉर्ड बोरियल को ऑफर ठुकराने के बाद मैरी फिर से केव में जाकर डस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और इस बार फाइनली डस्ट उसके सवालों का जवाब देती है, फुल एलेक्सा स्टाइल में। हाँ, इमेजिन अगर कोई एलेक्सा में एलिथियोमीटर वाली स्किल को ऐड कर दे। एलेक्सा, वेयर आई कैन फाइंड द बेस्ट रिकैप्स एंड एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑफ पॉप कल्चर शोज। Subscribe to Nerd Hunt on YouTube. एनीवेज, यहाँ डस्ट मैरी को बताते हैं कि शैडो पार्टिकल्स, डार्क मैटर्स, कॉन्शियस सब एक ही हैं। इतना ही नहीं, डस्ट इसे बोलते हैं कि वो एंजल्स हैं। हाँ, सही सुना, एंजल्स। सीजन 1 वाले रिकैप में कहा था ना, इसमें आगे एंजल्स भी आएंगे। ह्यूमंस आज तक डार्क मैटर की पहेली को सुलझा नहीं पाए थे। अब क्योंकि मैरी जान चुकी है कि ये डार्क मैटर और स्पिरिट सब एक ही हैं, मतलब एंजल्स ने जानबूझकर अपना सीक्रेट इंसानों से छुपाए रखा और उन्हें तरक्की करने से रोक लिया। बट क्यों? ह्यूमन से इनकी क्या दुश्मनी? वेल, क्योंकि अपेरेंटली इन्हें ह्यूमन से बदला लेना है। किस बात का बदला, वो तो धीरे धीरे आगे ही रिवील होगा। दूसरी तरफ सेराफिना और स्कार्डी साथ मिलकर मैजिस्टेरियम से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। यहाँ सेराफिना स्कार्डी को अपने साथ लायरा की तलाश में पैरेलल वर्ल्ड में जाने का न्योता देती है, जिसे स्कार्डी फौरन एक्सेप्ट कर लेती है। स्कार्डी का मानना है कि अब समय आ गया कि एजरियल वापस आकर अपने अधूरे काम को पूरा करे। फिर ये दोनों कुछ और विचेस के साथ मिलकर मैजिस्टेरियम के गार्ड्स पर हमला करते हैं और लॉर्ड एजरियल की बनाई उस विंडो के जरिए दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। मरीसा कोल्टर लॉर्ड बोरियल के साथ सिटी ऑफ चित्तगाज यानी क्रॉस रोड वर्ल्ड के थ्रू विल की दुनिया में जाती है। बोरियल इसे कॉफी ऑफर करके इस दुनिया के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ के इंसानों के पास डीमंस नहीं होते, इधर की गवर्नमेंट कैसे काम करती है, करप्शन एंड ऑल, और कैसे उसने अपने कलेक्टर स्किल्स की मदद से इस दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई। इधर का माल उधर करके भाई करोड़पति बन गया। बट मरीसा को इसकी लाइफ और अचीवमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो यहाँ बस लायरा के लिए आई है। बोरियल इसे बताता है कि उसके पास लायरा का अलिथियोमीटर है और सटल नाइफ मिलने के बाद लायरा और विल यहाँ अलिथियोमीटर वापस लेने जरूर आएंगे। इधर बोरियल मरीसा को सीसीटीवी कैमरा, एचडी स्पीकर्स जैसे हाई टेक गैजेट्स दिखाकर इंप्रेस करने की नाकाम कोशिश करता है। फिर इसका अटेंशन वापस पाने बोरियल मरीसा को डॉक्टर मैरी मलोन के बारे में बताता है। मरीसा फौरन कपड़े चेंज करके अकेले डॉक्टर मैरी से मिलने निकल पड़ती है। अकेले मतलब वो इवन अपने डीमन को तक साथ नहीं ले जाती। लॉर्ड बोरियल इधर ये देखकर हैरान है कि विचेस की तरह ही मरीसा कोल्टर भी अपने डीमन से अलग हो सकती है। सेल्फ कंट्रोल। मरीसा का डीमन बोलता भी नहीं है और उससे अलग भी हो सकता है। लगता है बेचारे पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। दूसरी तरफ विल और लायरा चित्तगाज में घूमते हुए विंडो ओपन करने की सही जगह ढूंढते हैं, ऐसी जगह जो सीधा इन्हें बोरियल के बेसमेंट में लेकर जाएगी। याद है ना, सारे वर्ल्ड्स पैरेलल में हैं, मतलब चित्तगाज की रियलिटी ऑक्सफोर्ड की रियलिटी के पैरेलल में है। इसीलिए अगर बोरियल के घर में घुसना है तो उसके घर की लोकेशन को इन्हें पहले चित्तगाज में मैप करना पड़ेगा। तभी इनकी मुलाकात एंजेलिका और पाउला से होती है, जो टूलियो की करंट कंडीशन का जिम्मेदार विल और लायरा को ठहराते हैं। अगर विल ने टूलियो से वो नाइफ नहीं छीना होता तो टूलियो स्पेक्टर्स का शिकार नहीं बनता। यस, टूलियो एंजेलिका का भाई है। एंजेलिका इनसे वादा करती है कि जल्दी इन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांट वेट फॉर दिस मोमेंट। उधर मैजिस्टेरियम के लोग एजरियल की ओपन की विंडो को डिस्कस कर रहे थे। फादर ग्रेव्स का मानना है कि बेहतर होगा कि वो सारी दुनिया से एजरियल की विंडो को छुपाए रखे। सीधा बोलो कि फेक न्यूज है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि नॉर्थ में कुछ विचेस ने मैजिस्टेरियम के गार्ड्स पर हमला कर दिया और वो विंडो के थ्रू दूसरी दुनिया में भाग गए। मैकफेल इसका सारा गुस्सा बेचारे फादर ग्रेव्स पर निकालता है और उसे जेल भिजवाने के बाद अलिथियोमीटर रीडर से मरीसा कोल्टर का पता पूछता है। उधर मरीसा कोल्टर डॉक्टर मैरी मलोन से मिलकर उसे लायरा और डस्ट के बारे में पूछती है। मरीसा इसे बताती है कि वो लायरा की मम्मी है और यहाँ पर लायरा के कारनामों के लिए इससे पर्सनली माफी मांगने आई है। मरीसा कोल्टर को यहाँ पर दो निहायत ही शॉकिंग न्यूज मिलते हैं। पहला कि लायरा नेचुरली अलिथियोमीटर पढ़ सकती है और दूसरा कि इस दुनिया के वुमेन अगर चाहें तो खुद भी स्कॉलर्स या डॉक्टर्स बन सकते हैं। वेल, क्योंकि मरीसा की दुनिया पूरी तरह से मेल डोमिनेंट है। वुमेन चाहे कितनी भी होशियार क्यों न हो,
अगर उसे तरक्की करनी है तो किसी मर्द का सहारा लगेगा। थैंक्स टू मैजिस्टेरियम। ये सब सुनने के बाद मरीसा वहां से चली जाती है। मरीसा के जाने के बाद डॉक्टर मैरी उसे गूगल पर सर्च करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं मिलता। बट तभी डस्ट इसे बताता है कि समय आ गया है कि मैरी एक सरपेंट यानी सांप का रोल प्ले करे। सिंपल भाषा में मैरी को बोरियल की विंडो ढूंढकर लायरा और विल को बचाना है। इतना बोलकर डस्ट केव में लगा सिस्टम बंद कर देते हैं। मरीसा वापस जाकर अपना सारा गुस्सा बोरियल पर निकालती है कि अगर वो इस दुनिया में होती तो वो भी डॉक्टर मैरी की तरह ही एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाती। बट नहीं, वह मैजिस्टेरियम उसे कभी अपने कदमों पर खड़ा होने नहीं देने वाले, क्योंकि वो एक वुमन है। तभी विल और लायरा सक्सेसफुली बोरियल के घर में जाने वाली जगह ढूंढ लेते हैं। विल एक छोटी सी विंडो ओपन करके देखता है कि लॉर्ड बोरियल अलिथ्योमीटर के साथ सोफा पर बैठा है। अनफॉर्चुनेटली इन्हें ये नहीं पता कि वहां पर मरीसा कोल्टर भी मौजूद है। तो अब इनका प्लान यह है कि बोरियल को डिस्ट्रैक्ट करके बेसमेंट से बाहर निकालना, ताकि विल आसानी से अलिथ्योमीटर को चुरा सके। लायरा बोरियल को डिस्ट्रैक्ट करने उसके घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाती है। बोरियल के बाहर जाते ही विल विंडो ओपन करके इसके बेसमेंट में घुस जाता है। अंदर घुसते ही विल की नजर मिसेस कोल्टर पर पड़ती है। इससे पहले कि विल चुपके से वो अलिथ्योमीटर चुरा ले, मरीसा का डीमन अलिथ्योमीटर छीन लेता है। नीचे चले हंगामे को सुनकर लायरा और बोरियल भागते हुए बेसमेंट में आते हैं। यहाँ लायरा अपनी मम्मी को देखकर एकदम शॉक है। मिसेस कोल्टर से अलिथ्योमीटर वापस लेने लायरा उसके डीमन पर अटैक करती है। दूसरी तरफ बोरियल विल को उसके मम्मी के नाम से ब्लैकमेल करके सटन लाइफ लेने की कोशिश करता है। विल गुस्से में बोरियल के कलेक्टिबल आइटम्स उसके सर पर फोड़ देता है और अलिथ्योमीटर उठाकर लायरा के साथ वहां से भाग जाता है। वापस चितगाज से लौटने पर लायरा विल से वादा करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो विल के फादर को ढूंढ कर ही रहेंगे। फिर बोरियल मरीसा को बताता है कि चितगाज में जाकर लायरा को ढूंढना इतना आसान नहीं। वहां पर स्पेक्टर्स जैसे शैडो मॉन्स्टर्स हैं जो बस अडल्ट्स पर हमला करते हैं। बट मरीसा का मानना है कि अगर इन्होंने स्पेक्टर्स के बारे में सब कुछ जान लिया तो उन पर काबू किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैरी बाइबल खोलकर सरपंट के बारे में पढ़ना शुरू करती है। वो एडम ईव एंड एप्पल वाला सरपंट। मैरी ने अपना मन बना लिया। फिर ये अपने बहन को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए ऑक्सफोर्ड छोड़कर बाहर जा रही है। डस्ट से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मैरी बोरियल के विंडो तक पहुंच जाती है, जिसके बाहर एक गार्ड बैठा उसकी रक्षा कर रहा था। मैरी चार्ल्स का नाम लेकर गार्ड को डराने की कोशिश करती है। लकीली उसका तुक्का लग जाता है और गार्ड इसे मरीसा कोल्टर समझकर अंदर जाने देता है। डॉक्टर मैरी मलोन उस विंडो को क्रॉस करके सिटी ऑफ चितगाज से आती है और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। चितगाज से पहुंचकर विचेस आसमान में एंजल्स को देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये एंजल्स आने वाली लड़ाई में लॉर्ड एजरियल का साथ देने जा रहे हैं, इसलिए स्कार्डी उनके पीछे जाती है। दूसरी तरफ मैजिस्टेरियम का अलिथ्योमीटर रीडर कार्डिनल मैकफिल को बताता है कि मिसेस कोल्टर लायरा की तलाश में गई है और लायरा प्रोफेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस प्रोफेसी में लायरा को स्पेशल नाम भी दिया गया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लॉर्ड बोरियल और मिसेस कोल्टर लायरा की तलाश में चितगाज से आते हैं। यहाँ मिसेस कोल्टर अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को स्विच ऑफ करके स्पेक्टर्स को उसके काबू में करती है। मरीसा कोल्टर की विल पावर को देखकर लॉर्ड बोरियल काफी हैरान था कि तभी मिसेस कोल्टर लॉर्ड बोरियल को जहर देकर मार देती है। लॉर्ड बोरियल को इसे पहले ही लायरा के बारे में बता देना चाहिए था। बोरियल ने लायरा को सटन नाइफ ढूंढने अपने मकसद के लिए यूज किया था और बाद में मरीसा को लायरा के बारे में बताया। मिसेस कोल्टर अब इस पर भरोसा नहीं कर सकती। यही चितगाज में अपने भाई का बदला लेने एंजेलिका कुछ बच्चों को जमा करके विल और लायरा पर हमला करती है, बट तभी वहां पर सेरेफिना आकर इन्हें बचा लेती है। विल के हाथ का जख्म अब धीरे धीरे और ज्यादा इन्फेक्टेड होने लगता है। सेरेफिना और बाकी के विचेस वहां मौजूद जड़ी बूटियों को यूज करके विल का इलाज करने की कोशिश करते हैं, बट अगर जल्दी ठीक होना है तो इन्हें अपनी दुनिया वाले पावरफुल जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी। लायरा के लाख बनाने के बावजूद भी विल को इन विचेस पर जरा भी भरोसा नहीं। तभी इन पर स्पेक्टर्स का हमला होता है। हमले में स्पेक्टर एक विच को अपना शिकार बनाने ही वाला था कि तभी विल सटन नाइफ की मदद से उन्हें वहां से भगा देता है। तो अडल्ट ह्यूमंस के साथ साथ अडल्ट विचेस भी स्पेक्टर्स का शिकार बन सकते हैं। एंजेलिका और पाओला चुपके से डॉक्टर मैरी को शहर में भटकते हुए देखते हैं। आई थिंक ये अभी तक स्पेक्टर्स का शिकार नहीं बनी क्योंकि सीक्रेटली एंजल्स इसकी रक्षा कर रहे हैं। मैरी को ऑलरेडी पता था कि पाओला और एंजेलिका चुपके से इस पर नजर रखे हुए हैं। फिर ये दोनों बच्चे मैरी को चितगाज में हुए हादसे के बारे में बताकर उसे इनकी देखभाल करने को कहते हैं। मैरी इन अकेले बच्चों का हाल देखकर बहुत भावुक होती है। ये दोनों इसे लायरा के बारे में भी बताते हैं कि इन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, बट तभी एक विच ने आकर उसे बचा लिया। लीज कोस्बी और जॉन पेरी भी एजरियल की विंडो को यूज करके चितगाज से आ गए हैं। इनके पीछे मैजिस्टेरियम ने अपने कुछ एयर शिप्स भी भेजे थे। जॉन पेरी अपने पावर्स की मदद से 2 शिप्स को गिरा देता है, बट तभी आखिरी शिप में बैठा स्नाइपर बलून के गैस कैनिस्टर को निशाना बनाकर उन्हें क्रैश लैंड करवाता है। सेरेफिना चितगाज पर नजर रखने एक विच को भेजती है।
फिर मिसेस कोल्टर स्पेक्टर्स की मदद से उस विच को टॉर्चर करके उससे लायरा के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाती है। ये मिसेस कोल्टर को बताती है कि लायरा प्रोफेसी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो आने वाली लड़ाई में ईव का रोल प्ले करेगी। यस, अगेन वही एडम एंड ईव वाली ईव। ये सुनने के बाद मरीसा उस विच के डीमन को स्पेक्टर के हवाले कर देती है। बलून के क्रैश होने के बाद मैजिस्टेरियम के गार्ड्स कोस्बी और जॉन पेरी के पीछे पड़ जाते हैं। लीज कोस्बी जॉन को वहां से भगाकर अकेला सारे गार्ड से लड़ने लगता है। धीरे धीरे वो गार्ड्स कोस्बी पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर क्लाउड पाइन ट्री के टुकड़े की मदद से सेरेफिना को पुकारता है। सेरेफिना उसकी पुकार सुन तो लेती है, बट उसके वहां पहुंचने से पहले ही लीज कोस्बी दम तोड़ देता है। स्कार्डी एजरियल को ढूंढते वक्त कुछ क्लिफ घास को आने वाले वॉर के बारे में बात करता सुन लेती है। इन क्लिफ घास का मानना है कि शायद उस लड़ाई में एजरियल अथॉरिटी को हरा दे, बट लड़ाई जीतने के लिए उसे सटल नाइफ की जरूरत पड़ेगी। तभी विल को सपने में उसके फादर को ढूंढने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। विल लायरा को वहीं सोते हुए छोड़कर अकेला अपने फादर की तलाश में निकलता है। स्पेक्टर्स का खतरा एक तरफ और दोपहर की नींद एक तरफ। लगता है ये सारे पुणेकर हैं। दोपहरची गोड झोप। एनीवेज, विल पेरी फाइनली अपने पापा से मिलता है, बट इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही जॉन पेरी को पता चलता है कि उसका अपना बेटा विल ही नाइफ बेरर है, वो उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, विल को प्रोफेसी में अपना रोल निभाना ही पड़ेगा। तभी मैजिस्टेरियम का एक गार्ड जॉन पेरी को विल की आंखों के सामने मार देता है। मरने से पहले जॉन ने विल को बताया था कि लॉर्ड एजरियल को ढूंढने में एंजल्स इसकी मदद करेंगे। फिर विल अपने पापा का हुड पहनकर लायरा से मिलने जाता है। अनफॉर्चुनेटली विल के वापस आने से पहले ही मिसेस कोल्टर ने लायरा को किडनैप कर लिया। मैरी, एंजेलिका और पाओलो को सेफ लोकेशन पर छोड़कर अपने पर्सनल एडवेंचर पर निकलती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड एजरियल अथॉरिटी के साथ होने वाली लड़ाई में एंजल से मदद मांगता है। एंजल्स एजरियल से वादा करते हैं कि आने वाली लड़ाई में वो इसके साथ हैं। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लायरा किसी दूसरे डायमेंशन में जाकर रॉजर से मिलती है और यहाँ होता है हिज डार्क मटेरियल सीजन 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।